गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ पूनम शर्मा और मैं आपके साथ लेकर के आई हूँ इनकम टैक्स लेक्चर सीरीज़। मैंने पहले भी इसमें हाउस प्रॉपर्टी के लेक्चर आपके साथ शेयर किए हैं और आज का हमारा टॉपिक है कैपिटल गेन। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, आप वीडियो एंड तक देखिएगा क्योंकि इसमें मैंने आपको कैपिटल गेन जो है ईजी वे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है और जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेक्चर बहुत हेल्पफुल रहेगा। और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ पीपीटी का लिंक भी शेयर कर दूंगी, आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैपिटल गेन को जो चार्जिंग सेक्शन है कैपिटल गेन का वो है 45 टू 54। आप 45 का रेसिप्रोकल देखिए क्या होता है 54, तो आपको लर्न करने में इजी रहेगा। कैपिटल गेन का चार्जिंग सेक्शन है 45 टू 54। और याद रखिएगा बेटा, चार्जिंग सेक्शन जो है इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे जाते हैं कि चार्जिंग सेक्शन क्या है। तो अंडर सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 में कैपिटल गेन को एक्सप्लेन किया गया है। इसमें बताया गया है कि एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल एसेट shall be charged to tax under the head capital gain in the same previous year in which transfer took place. ओके, इसमें देखिए मैंने दो वर्ड्स को रेड इसमें किया है, ट्रांसफर और कैपिटल एसेट। तो इसका मतलब है कि कैपिटल गेन के लिए इन दो कंडीशंस का फुलफिल होना ज़रूरी है। एक तो ट्रांसफर होना चाहिए, दूसरा कैपिटल एसेट होना चाहिए। तो व्हाट इज़ कैपिटल एसेट? कैपिटल एसेट को एक्सप्लेन किया गया है अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 में। कैपिटल एसेट का मतलब होता है कि ऐसे एसेट चाहे वो बिजनेस एसएससी के बिजनेस के साथ कनेक्टेड है या नहीं है। बोलने का मतलब यह है कि हो सकता है कि उसके घर में कुछ ऐसे एसेट हैं जिनको इनकम टैक्स अथॉरिटीज जो है वो कैपिटल एसेट कंसीडर करता हो, तो ज़रूरी नहीं है कि उसके बिजनेस से कनेक्टेड हो। ओके, नेक्स्ट है कि कैपिटल एसेट को कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है। वी कैन डिवाइड कैपिटल एसेट इन 2 पार्ट, जैसा कि आप स्लाइड में देख पा रहे हैं। एक होते हैं हमारे पास शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, दूसरे होते हैं हमारे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? कोई भी एसेट जो कि 36 मंथ से कम टाइम पीरियड के लिए एसएससी अपने पास रखता है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट में आएगा, और अगर कोई एसेट 36 मंथ्स या उससे ज़्यादा लंबे टाइम पीरियड के लिए एसएससी अपने पास रखता है तो उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कहेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको ये भी देखना है कि एसेट को अपने पास रखने का क्या मतलब है। ऑब्वियसली कोई भी एसएससी जो है वो एसेट को सेल या परचेज के लिए रखेगा। अगर वो परचेज करेगा तो उसको सेल भी करना होगा, तभी तो कैपिटल गेन होगा, तभी तो कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। तो अगर एसएससी ने एसेट को 3 ईयर्स से कम टाइम पीरियड के लिए रखा है तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, और 3 ईयर्स से लंबे टाइम पीरियड के लिए रखा है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होगा। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन है कि अगर शेयर्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, बॉन्ड्स हैं, तो यहाँ पे 3 मंथ्स की कंडीशन नहीं होगी, यहाँ पे कंडीशन होगी 12 मंथ्स की। और 12 मंथ्स की कंडीशन भी कब होगी? अगर लिस्टेड सिक्योरिटीज़ हैं। अगर अनलिस्टेड सिक्योरिटीज़ हैं तो ये 24 मंथ्स की कंडीशन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कब होगा। अगर सेल होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट का तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, अगर सेल होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट का तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। बहुत सिंपल है। ओके, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली कि एक्सेप्शंस क्या है कैपिटल एसेट के, ये सारा डिटेल में मैं आपको बताऊंगी। एक है हमारे पास स्टॉक इन ट्रेड, एग्रीकल्चर लैंड, पर्सनल इफेक्ट, स्पेशल बेरर बॉन्ड्स, नेशनल डिफेंस बॉन्ड्स और गोल्ड बॉन्ड्स। ये सारे हमारे कैपिटल एसेट के एक्सेप्शंस हैं। अब हम बात करते हैं कि ये नेशनल डिफेंस बॉन्ड्स या गोल्ड बॉन्ड्स क्या होते हैं। अब देखो कई बार क्या होता है, इकोनॉमी में एक्सेप्शंस होते हैं, ठीक है। जैसे वॉर का टाइम है तो वहाँ पे करेंसी उस टाइम नहीं चलती है, तो उस टाइम गोल्ड बॉन्ड्स की बहुत डिमांड होती है। तो गवर्नमेंट जितने भी इक्विपमेंट परचेज करती है, लाइक वॉर के इक्विपमेंट परचेज कर रही है, तो उनको रिक्वायरमेंट होती है कि उनके पास गोल्ड बॉन्ड्स हों। तो इसलिए जिन होल्डर्स के पास ये बॉन्ड्स होते हैं उनको एक्सेप्शन दिया जाता है, उनके ऊपर कैपिटल गेन का टैक्स नहीं लगता है। अब हम बात करते हैं एक्सेप्शन ऑफ कैपिटल एसेट में स्टॉक इन ट्रेड क्या होता है। रॉ मटेरियल हो गया स्टॉक इन ट्रेड में, वर्क इन प्रोग्रेस हो गया, फिनिश्ड गुड्स हो गए, हेल्ड फॉर सेल ऑफ ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ये सारे किस में आएंगे? स्टॉक इन ट्रेड में आएंगे। जो भी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस
में सेल परचेज के लिए रखे जाते हैं। इसमें देखो एक एक्सेप्शन है सिक्योरिटीज़ का। सिक्योरिटीज़ तो सेल परचेज के लिए रखी जाती हैं, डेली में परचेज होती हैं, डेली में सेल होती हैं, लेकिन उनको हम कंसिडर करते हैं कैपिटल एसेट। याद रखिए, सिक्योरिटीज़ को कंसिडर करते हैं कैपिटल एसेट। तो यहाँ पे स्टॉक इन ट्रेड को कैपिटल एसेट में कंसिडर नहीं किया जाता है, डिफरेंस होता है इनमें। पर्सनल इफेक्ट, कोई भी मूवेबल आइटम जो कि पर्सनल नेचर की होती है वो पर्सनल इफेक्ट में आता है, ठीक है। लेकिन अब उसमें क्या क्या आ जाता है, जैसे आपके बर्तन हैं, थाली है, आपका घर का सामान है, मूवेबल नेचर का है ना, तो वो पर्सनल इफेक्ट में आ गया। बट इट डज नॉट इंक्लूड, क्या क्या इसमें नहीं आता है, ज्वेलरी हो गया, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन हो गया, एनी वर्क ऑफ आर्ट, पेंटिंग हो गया, ये पर्सनल इफेक्ट में नहीं आता है। अगर आप इसका सेल परचेज करोगे तो कैपिटल गेन लगेगा और कैपिटल टैक्स आपको पे करना पड़ेगा, कैपिटल गेन टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। ज्वेलरी जो होती है वो दो तरीके से डिवाइड होती है, एक ऑर्नामेंट्स हो गए, एक नॉन ऑर्नामेंट्स हो गए। ऑर्नामेंट्स में जैसे आपने ब्रेसलेट पहना है, इयररिंग्स पहने हैं, चेन पहनी है गोल्ड की, दीज आर ऑर्नामेंट्स, ठीक है। नॉन ऑर्नामेंट्स में आपके पास फर्नीचर है, आपने उसमें हीरे का काम करवाया है, ये तो नॉन ऑर्नामेंट हुआ ना। लेकिन चाहे नेचर ऑर्नामेंट है, नॉन ऑर्नामेंट है, दोनों के ऊपर ही टैक्स लगता है। एक पर्टिकुलर लिमिट को जब एक्सीड करेगा तो दोनों के ऊपर भी टैक्स लगेगा, ठीक है। ओके, एग्रीकल्चर लैंड जो होती है, एग्रीकल्चर लैंड जो होती है, एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर टैक्स नहीं लगता है। और एग्रीकल्चर लैंड दो तरीके की होती है, एक अर्बन होती है, एक रूरल होती है। मीन्स लैंड विच इज नॉट सिचुएटेड इन स्पेसिफाइड एरिया, जो कि स्पेसिफाइड एरिया में सिचुएटेड नहीं है। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई लैंड है, ठीक है, सिचुएटेड इन एनी म्यूनिसिपैलिटी और कंटेनमेंट बोर्ड एंड पॉपुलेशन इज लेस देन 10,000, अगर वहाँ की पॉपुलेशन 10,000 से कम है, दिस विल बी ट्रीटेड एज एग्रीकल्चर लैंड। इसको हम क्या कहेंगे, एग्रीकल्चर लैंड कहेंगे। स्पेसिफाइड एरिया एंड नॉन एग्रीकल्चर लैंड की डेफिनेशन देखिए। अगर पॉपुलेशन जो है वो 10,000 है, यहाँ मिस्टेक है एक, पॉपुलेशन जो है वो 10,000 है तो इसको स्पेसिफाइड एरिया कहा जाता है। अगर पॉपुलेशन 10,000 और 1 लाख के बीच बीच में है तो 2 किलोमीटर तक का एरिया, स्पेसिफाइड एरिया से 2 किलोमीटर तक का एरिया नॉन एग्रीकल्चर लैंड होगा। अगर पॉपुलेशन 1 लाख से 10 लाख के बीच बीच में है तो स्पेसिफाइड एरिया से 6 किलोमीटर तक का एरिया नॉन एग्रीकल्चर लैंड होगा। अब ट्रांसफर की डेफिनेशन क्या है, ट्रांसफर को एक्सप्लेन किया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 47। सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 में ट्रांसफर को एक्सप्लेन किया गया है। ट्रांसफर इंक्लूड सेल, आपने कुछ सेल किया, क्या सेल किया, कैपिटल एसेट सेल की। आपने ये नहीं है कि पेन पेंसिल बेच दी, अपना मोबाइल फोन बेच दिया, ये नहीं होगा। कैपिटल एसेट को सेल कर दिया आपने, एक्सचेंज किया आपने, मतलब बदले में कुछ ले लिया। रेलिंग्विशमेंट किया, रेलिंग्विशमेंट का मतलब क्या होता है, अपने अधिकारों का त्याग कर देना, उसको क्या कहा जाता है, ट्रांसफर। एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट देयर इन, यानी वहां पे आपका अधिकारों का त्याग होना चाहिए। कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, आपकी जो कैपिटल एसेट है स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट होनी चाहिए। हो सकता है कंपलसरी एक्विजिशन हो अंडर एनी लॉ, मान लो कि आपकी कोई प्रॉपर्टी है, उसमें गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंगली उनका कंपलसरी एक्विजिशन हो जाता है तो इसको भी ट्रांसफर कंसीडर किया जाएगा। मैच्योरिटी ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड्स, मैच्योरिटी ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड्स, अगेन दिस इज ट्रांसफर। एनी ट्रांजेक्शन बाय एक्वायरिंग द शेयर or by becoming the member of society, of association of person or any other manner which has the effect of transferring the immovable property। इसका मतलब क्या है, मैं आपको बहुत इजी वे में समझाती हूँ। एसोसिएशन ऑफ पर्सन की बात की जा रही है ना, और मेंबर ऑफ सोसाइटी की बात की जा रही है। कभी कभी क्या होता है, सोसाइटी ना लोगों के लिए घर बनाती है,
ठीक है। तो लोगों का भी कोई ना कोई शेयर होता है, जो वहाँ से घर परचेज करते हैं, वो फिक्स्ड अमाउंट देते हैं थोड़ा थोड़ा करके। तो जब घर बन जाते हैं तो सोसाइटी लोगों को घर दे देती है, लेकिन ओनरशिप राइट जो है वो एकदम से नहीं दिए जाते हैं। ओनरशिप राइट तो बाद में दिए जाएंगे ना, जब सारी पेमेंट हो जाएगी। लेकिन अगर सोसाइटी ने एक बार घर बना करके लोगों को दे दिया है तो इसको भी ट्रांसफर में इंक्लूड किया जाएगा। ट्रांसफर विच आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर। अब इसमें क्या किया जाता है, अगर पार्टीशन होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का, पार्टीशन होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का, सुनिए, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में कौन कौन होता है, कर्ता होता है, मेंबर्स होते हैं। भाई अपने ही परिवार में कोई संपत्ति एक पर्सन से दूसरे संपत्ति में जा रही है, पर्सन के पास जा रही है, तो कैसा ट्रांसफर होगा? गिफ्ट, विल और इरेवोकेबल ट्रस्ट। गिफ्ट विल तो ऑब्वियस है, इरेवोकेबल ट्रस्ट क्या होता है? इरेवोकेबल ट्रस्ट होता है, मान लीजिए आपने किसी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर की, आपने किसी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर की और आपने कहा कि भाई 3 साल के बाद रिटर्न कर देना, तो यहाँ पे इरेवोकेबल ट्रस्ट है, ये ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। अगर कोई अमेलगामेटिंग कंपनी ट्रांसफर करती है एसेट और लाइबिलिटीज को, अमेलगामेटेड कंपनी को करती है, तो इसको भी ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। अमेलगामेटिंग कंपनी कौन सी होती है? जो कंपनी फिनिश हो रही है। अमेलगामेटेड कंपनी जो नई कंपनी बन रही है। अगर कोई होल्डिंग कंपनी एसेट लाइबिलिटीज ट्रांसफर करती है सब्सिडरी कंपनी को, इसको भी ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। होल्डिंग कंपनी कौन सी होती है? जिसके पास सब्सिडरी कंपनी के 50% से ज़्यादा शेयर होते हैं, लेकिन यहाँ पे कंडीशन एप्लीकेबल होगी कि सब्सिडरी कंपनी के 100% शेयर हैं होल्डिंग के पास। अगर सब्सिडरी कंपनी भी एसेट लाइबिलिटी ट्रांसफर करती है होल्डिंग को, तो इसको भी ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। अगर कोई रिजल्टिंग कंपनी ट्रांसफर करती है एसेट लाइबिलिटीज डीमर्ज कंपनी को, तो इसको भी ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। ओके, अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। इसमें कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन है। लेफ्ट हैंड साइड में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, राइट हैंड साइड में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। दोनों का ही फॉर्मूला देखिए क्या है। सबसे पहले हम क्या लेते हैं? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होता है? जब आपने कोई कैपिटल एसेट सेल करनी है, तो सेल करने के बाद जो आपके पास अमाउंट आता है, मान लो एक्स अमाउंट आ गया, इसके बाद इसमें माइनस किया जाता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। व्हाट इज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इक्वल टू कॉस्ट ऑफ परचेज, मतलब कितने में आपने खरीदी। उसके बाद भाई खरीदने के बाद आपने कुछ इम्प्रूवमेंट भी तो किया होगा उस पर, तो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट उसमें माइनस किया जाता है। उसके बाद उसमें माइनस किया जाता है अंडर सेक्शन 54 अगर कोई एग्जेम्पशन है, इन सबको माइनस करने के बाद आपके पास आ जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। आप देखिए अपने राइट हैंड साइड में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में सिर्फ एक डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन तो सेम है, लेकिन इसमें माइनस क्या किया जा रहा है? इंडेक्सिड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ये इंडेक्सिड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होती है भाई? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट जो होती है वो लंबे टाइम पीरियड के लिए एसएससी अपने पास रखता है, मैंने आपको पहले भी बताया है। और जब भी कोई एसेट लंबे टाइम पीरियड के लिए रखी जाती है तो उसमें एक इन्फ्लेशन कॉस्ट ऐड हो जाती है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको ये जो स्लाइड है इसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पे कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स दिया गया है 2001 से लेकर के मैंने फुट नोट्स में 1920 2021 का इंडेक्स भी लिखा है। अभी हमारा जो लेटेस्ट इंडेक्स है वो 301 है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम 2001 और 2 को बेस मानकर चलते हैं तो हमने वहाँ पे कॉस्ट सेट कर दी है 100 की, ठीक है। तो अगर मान लो तुम 2001-2 में तुमने कोई एसेट खरीदी थी, वो 100 रुपए की थी, आज की डेट में उसकी कॉस्ट कितनी हो चुकी है? 2020-21 के अकॉर्डिंगली 301 रुपए हो चुकी है। तो अगर तुम्हें कैपिटल गेन फाइंड आउट करना है लॉन्ग टर्म एसेट का, तो आपको इंडेक्सेड कॉस्ट ऑफ जो है उसको कंसिडर करना पड़ेगा। इसको कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स भी कहते हैं, मतलब इसको आपको एडजस्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये डिफरेंट ईयर्स का है और यहाँ पे मैंने आपको एक बहुत ईजी एग्जांपल से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। फॉर एग्जांपल अगर आपको इंडेक्सेड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालनी है तो आप क्या करोगे? जो भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी उसको आप मल्टीप्लाई करोगे इंडेक्सेड कॉस्ट ऑफ सेलिंग ईयर के साथ, डिवाइड करोगे इंडेक्सेड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ईयर के साथ, ठीक है। समझ रहे हो? मान लो कि आपने किसी एसेट को 2001-2 में खरीदा था, उस टाइम एसेट की वैल्यू थी 5 लाख
और उस टाइम हमारा इंडेक्स चल रहा था 100 रुपये का। सेल कर रहे हैं आप 16-17 में, तो उस टाइम हमारा जो CII है वो 264 है। तो ये कैलकुलेट कैसे होगा? 5 लाख और सेलिंग ईयर का इंडेक्स की कॉस्ट कितनी है? 264, और परचेज ईयर की इंडेक्स की कॉस्ट कितनी थी? 100। अगर हम इसको कंप्यूट करते हैं तो दिस विल बी इक्वल टू 13,20,000, यानी इंडेक्सेड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? 13,20,000। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफ़ी है। आगे मैं आपको और भी प्रैक्टिकल सम करवाऊंगी कैपिटल गेन में, सो दैट आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाएँ। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। स्टे कनेक्टेड एंड स्टे हैप्पी।